Hello दोस्तों, I welcome you all in my YouTube channel and in this video we'll start political science। आज मैं पॉलिटिकल साइंस दैट इज़ राजनीतिक शास्त्र का सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करूंगा। सबसे पहला टॉपिक नहीं बोल सकते, लेकिन मेरी तरफ से ये पहला टॉपिक होगा जो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करना है, जिसमें हम मोंटेस्क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम BA LLB के स्टूडेंट्स के लिए लॉ के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं। हम सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और बच्चों की डिमांड थी कि हम पॉलिटिकल साइंस पर भी वीडियोस बनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है क्या। मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। मेरे चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करूंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल की इंट्रोडक्शन की, तो एक्चुअली हम सभी को पता है कि एक स्टेट को बनाने के लिए 4 एलिमेंट्स इसेंशियल होते हैं। एक स्टेट, एक राज्य अगर आप चाहते हो बनाया जाए, राज्यों को बनाने के लिए वी नीड 4 एलिमेंट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द स्टेट। वन इज़ पॉपुलेशन, सबसे पहले हमें पॉपुलेशन चाहिए होती है स्टेट को बनाने के लिए। देन टेरिटरी, भूभाग, जिसको आप लैंड भी बोलते हो, टेरिटरी भी बोलते हो, वो चाहिए होती है। तीसरी गवर्नमेंट, एक स्टेट को बनाने के लिए गवर्नमेंट की भी ज़रूरत होती है हमें। और फोर्थ नेसेसिटी जो एलिमेंट है स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करने का, वो है हमारी सॉवरेनिटी। वो है हमारी सॉवरेनिटी, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो प्रभुसत्ता। तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता, ये 4 एलिमेंट हैं जो स्टेट को बनाने के लिए चाहिए। तो इन 4 एलिमेंट्स में से गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। गवर्नमेंट के बिना स्टेट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। अगर कहीं पे लोग इकट्ठे हैं, एक टेरिटरी भी हमारे पास है, अगर गवर्नमेंट नहीं है ना, गवर्नमेंट मतलब जो सरकार होती है, जो लोगों को कंट्रोल करेगी, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, लोगों को रिप्रेजेंट करेगी, स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, वो अगर गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे तो स्टेट नहीं बनेगा। और जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है वो इन 4 एलिमेंट में से गवर्नमेंट के साथ डील करता है। जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, इट डील्स विद द गवर्नमेंट। द सेपरेशन ऑफ पावर्स डील्स विद द सेपरेशन ऑफ द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअली। आई होप मेरे दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आपने सारी वीडियोस, आपने ये सारी बातें लिखनी है अपने पेपर में कि स्टेट के 4 एलिमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट एक सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। अब मेरे दोस्तों, क्वेश्चन ये राइज होता है, गवर्नमेंट होती क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज एसेंशियल एलिमेंट, वी गॉट इट। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट जो है, इट इज आल्सो अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट इज आल्सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द विल ऑफ स्टेट इज फॉर्मुलेटेड। विल ऑफ स्टेट इज फॉर्मुलेटेड और एक्सप्रेस्ड। क्या बोला मैंने आपको कि भाई जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है, इट इज़ अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट एक राजनीतिक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जिसके माध्यम से एक स्टेट की विल का मतलब इच्छा, विल का मतलब इच्छा कि स्टेट क्या चाहता है। विल ऑफ स्टेट इज फॉर्मुलेटेड। गवर्नमेंट एक ऐसी एजेंसी है मेरे दोस्तों स्टेट की, जिसके माध्यम से एक स्टेट की इच्छा को एक्सप्रेस किया जाता है, स्टेट की विल को एक्सप्रेस किया जाता है, रियलाइज किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। इंडिया एक स्टेट है। इंडिया एक स्टेट है। इंडिया चाहता है कि इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ इंडिया के अच्छे संबंध बने और एक संधि पर, एक एग्रीमेंट पर साइन हो। इंडिया चाहता है। इंडिया कैसे करेगा ये? इंडिया तो एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। इंडिया कैसे करेगा? इंडिया कैसे करेगा? गवर्नमेंट के माध्यम से। कैसे करेगा? गवर्नमेंट के माध्यम से। तो गवर्नमेंट क्या है? ये स्टेट का, इंडिया का ये एजेंट है जो काम करता है स्टेट के बिहाफ में। What is government? Government is basically a political institution. It is an agency of the state through which the will of state is formulated. इंडिया क्या चाहता है वो गवर्नमेंट आगे करती है। हमने
इंग्लैंड के साथ कोई रिलेशन बनाए, हमने अमेरिका के साथ, रशिया के साथ या कोई भी किसी भी कंट्री के साथ कुछ संबंध बनाए, कोई एग्रीमेंट साइन किया, इंडिया ने किया ना, तो इंडिया थोड़ा साइन करेगा। साइन करने वाली कौन होगी एग्रीमेंट को? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले लोग, हमारी कैबिनेट, हमारी पार्लियामेंट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि गवर्नमेंट एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री क्या चाहती है उसकी विल को फॉर्मुलेट करता है, उसकी विल को एक्सप्रेस करता है, बताता है सामने। दिस इज गवर्नमेंट। मेरे दोस्तों, अगर मैं गवर्नमेंट की रिगार्डिंग आपको कंटिन्यू करूं, बस आप ये सारी बातें लिखोगे इंट्रोडक्शन में। अगर मैं गवर्नमेंट्स की बात करूं तो गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं अलग अलग। एक्चुअली देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। आप ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिखोगे, मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टेट टर्म के, स्टेट जो है उसके 4 एलिमेंट है, उसमें गवर्नमेंट एक एलिमेंट है। गवर्नमेंट क्या होता है? इट इज एन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द विल ऑफ स्टेट इज फॉर्मुलेटेड। नाउ अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ मेरे दोस्तों, तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 इसकी एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट के काम करने के लिए। 3 ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर, जिसको आप विधायिका बोलते हो हिंदी में, एग्जीक्यूटिव, जिसको आप हिंदी में कार्यपालिका बोलते हो, और जुडिशरी, जिसको आप हिंदी में न्यायपालिका बोलते हो। ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो इन तीनों ऑर्गन्स की पावर अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, अगर आप चाहते, इफ यू वांट कि गवर्नमेंट मस्ट work properly with efficiency, then the powers of each organ must be separated from each other. अगर एक भी ऑर्गन का दूसरे में हस्तक्षेप होता है, तीनों की पावर एक ही के हाथ में होती है, तो क्या होगा? तो काम प्रॉपरली नहीं होगा, पीसफुल तरीके से नहीं होगा, करप्शन बढ़ेगा। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन है वो यही बोलती है सही मायने में कि जो गवर्नमेंट है उसकी तीनों की जो ऑर्गन है, गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन, वो तीनों ऑर्गन अपना अलग अलग काम करें और एक ही व्यक्ति के हाथ में तीनों ऑर्गन की पावर नहीं हो। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक आपने कोटेशन पेपर में जरूर लिख कर आनी है, वो ये है, पावर करप्ट्स, पावर करप्ट्स and absolute powers corrupts absolutely। क्या लिखा मैंने? पावर करप्ट्स, पावर करप्ट करती है एक बंदे को। जब एक बंदे को सारी पावर्स मिल जाती हैं तो वो उसको करप्ट कर देती है, उसको भ्रष्टाचारी बना देती है। पावर करप्ट्स, पावर बंदे में करप्शन लेकर आती ही आती है। और जब एब्सोल्यूट पावर आ जाए किसी के हाथ में तो वो बंदा पूरा पूरा करप्ट हो जाएगा। दिस कोटेशन, दैट इज पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जो पावर है वो बंदे को करप्ट कर देती हैं और पक्की पावर, एब्सोल्यूट पावर बंदे को पूरा करप्ट कर देती हैं। ये जो कोटेशन है, ये जो कोटेशन है वो एक इंसान पर एप्लीकेबल नहीं होती, वो इंस्टीट्यूशन पर भी एप्लीकेबल होती है, गवर्नमेंट पर भी ये कोटेशन एप्लीकेबल होती है। अगर गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन की पावर एक ही बंदे को दे दी जाती है, एक ही ऑर्गन में सारी पावर्स निहित हो जाती हैं, लेजिस्लेचरी एग्जीक्यूटिव का काम करे, लेजिस्लेचरी जुडिशरी का काम करे, लेजिस्लेचरी लॉ बनाए, तो मेरे दोस्तों वो गवर्नमेंट भी करप्टेड गवर्नमेंट हो जाएगी। इसी करप्शन को रोकने के लिए, इसी चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आया है सेपरेशन ऑफ पावर्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। स्टेट के 4 एलिमेंट है, गवर्नमेंट पे आ जाओगे, गवर्नमेंट की डेफिनेशन लिख दोगे, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ये वाला कोटेशन देने के बाद आप लिखोगे ये कोटेशन मैन के ऊपर तो एप्लीकेबल होता ही होता है, साथ में गवर्नमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। देयरफॉर वी नीड अ प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि जो एरिस्टोटल थे हमारे, एरिस्टोटल जिसको फादर भी बोला जाता है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, अरस्तु जिसको आप हिंदी में बोलते हो, एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स, बुक लिखी थी पॉलिटिक्स।
और जो ये बुक थी पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स बुक में एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन बताए थे। पहला ऑर्गन बताया था डेलिब्रेटिव, दूसरा ऑर्गन बताया था एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। तो एरिस्टोटल काफ़ी टाइम पुराने हमारे स्कॉलर हैं, पुराने हमारे जो है वो पॉलिटिकल साइंस के एक स्कॉलर हैं। उन्होंने भी ये बात बोली थी अपनी बुक में कि गवर्नमेंट की 3 एजेंसीज होनी चाहिए, एक हमारी डेलिब्रेटिव, एक हमारी एग्जीक्यूटिव, एक हमारी जुडिशरी। आप ये बात भी इंट्रोडक्शन में लिखोगे। इसके अलावा आप लिखोगे कि जो हमारे जीन बोर्डिन थे, इन्होंने क्या किया था, जीन बोर्डिन ने एक बात कही थी। क्या बात की थी मैं आपको बताने लगा हूं कि इफ द किंग वर बोथ द लॉ मेकर एंड द जज, इफ द किंग वर बोथ द लॉ मेकर एंड जज, then a cruel king will give cruel punishment। या फिर सेंटेंस क्या बोला मैंने, आपको ध्यान से सुनना। जीन बोर्डिन क्या बोलते थे हमारे, जीन बोर्डिन ने सेपरेशन ऑफ पावर्स को सपोर्ट किया, सेपरेशन ऑफ पावर के फेवर में थे हमारे जीन बोर्डिन, शक्तियों के विभाजन के फेवर में थे। जीन बोर्डिन क्या बोलते थे कि अगर जो किंग है उसके पास लॉ बनाने की भी पावर आ जाए और सजा देने की भी पावर आ जाए, तो जो क्रूअल किंग होगा, जो क्रुएल्टी करने वाला किंग होगा, जो क्रूअल किंग होगा, खतरनाक किंग होगा, वो खतरनाक पनिशमेंट देगा। अर्थात अगर राजा ही लॉ बनाएगा, राजा ही लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो राजा ही उस लॉ का वायलेशन करने वाले इंसानों को सजा देगा, वो खुद ही सब कुछ कर रहा है, तो गलत लॉ बनाए जाएंगे, क्रूअल किंग क्रूअल लॉ बनाएगा, क्रूअल पनिशमेंट देगा। होगा क्या, इससे लोगों का बेनिफिट कभी नहीं होगा। होगा क्या, डिक्टेटरशिप आएगी। होगा क्या, नेपोटिज्म आएगा। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस डिक्टेटरशिप, प्रिवेंट दिस करप्शन, वी नीड द सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप ये सारी बातें लिखोगे। उसके बाद आप लिख सकते हो जोहन लॉक के बारे में। अगर मैं जोहन लॉक की बात करूं तो जोहन लॉक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटिस बोल सकते हो, टू ट्रीटिस ऑन सिविल गवर्नमेंट। इस बुक में इसने भी 3 ऑर्गन्स बताए थे गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, मैं जोहन लॉक की बात कर रहा हूँ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और फेडरेटिव, दैट इज फेडरेटिव। इसने भी 3 ऑर्गन्स बताए थे गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फेडरेटिव। तो ये जितने भी स्कॉलर्स हमारे हुए हैं कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर्स के सपोर्ट में ही हुए हैं। इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी के लिए ही बोला है। और इन सभी स्कॉलर्स में आगे हम जिसका नाम पढ़ेंगे वो है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू के कंट्रीब्यूशन की वजह से सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल सामने आया। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन में आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने क्या क्या लिखना है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपने शुरू करना है स्टेट से, कि स्टेट के 4 एलिमेंट हैं, उसमें एक एलिमेंट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट, जो राज्य की विल को एक्सप्रेस करता हो। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन तीनों ऑर्गन्स की अपनी अपनी पावर होती है, अपनी अपनी पावर होनी चाहिए, और इसी को प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बोला जाता है। हमारे पास एक कोटेशन है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये जो कोटेशन है हमारे पास, ये कोटेशन मैन के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होती है, गवर्नमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। गवर्नमेंट में भी एक ही ऑर्गन के पास सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए, अगर होती हैं तो वो गवर्नमेंट करप्टेड गवर्नमेंट बन जाएगी। इसलिए वी नीड, देयर मस्ट बी प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें एरिस्टोटल ने जो आप एरिस्टोटल के बारे में लिख दोगे कि एरिस्टोटल भी इसके फेवर में थे। उन्होंने 3 ऑर्गन्स का नाम दिया था हमारे पास, डेलिब्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जीन बोर्डिन ने भी इसके फेवर में थे। उन्होंने बोला कि भाई
अगर एक ही राजा होगा, वो लॉ बनाएगा, वही राजा उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसके लिए सजा देगा, तो क्रूल किंग क्रूल पनिशमेंट ही देगा। फिर हमारे जो लास्ट में थे स्कॉलर जॉन लॉक, उन्होंने अपनी बुक में टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट की बुक में 3 ऑर्गन्स के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, होप आपको समझ आ गया होगा। अब आइए दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं, मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? तो अगर मैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करूं तो सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द पावर्स ऑफ 3 organs of the government should be separated from each other. We know there are 3 elements of the government, 3 organs of the government. One is legislature, other one is executive, other one is judiciary. लेजिस्लेचर क्या करती है? मेकिंग लॉ। लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉ बनाती है, कानून बनाती है हमारे लिए, पार्लियामेंट इसमें आ जाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? एनफोर्स करती है लॉ को, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज विच आर मेड बाय द लेजिस्लेचर। एंड जुडिशरी क्या करती है? इंटरप्रेट करती है, इंटरप्रेट द लॉज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, there are 3 organs of the government and the doctrine of separation of powers says that these 3 organs of the government must be separated from each other. There should not be any interference in the working of these 3 organs by other organ. Every organ should work within their own sphere, within their own area. Powers of 3 organs must be separate in separate person's hand, but powers of 3 organs of government should not be vested with one organ only. यही बात है, व्हाट इज सेपरेशन पावर? यही है सेपरेशन पावर का मतलब है कि गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन हैं, उन तीनों ऑर्गन की अपनी अपनी पावर होनी चाहिए और किसी एक ऑर्गन के हाथ में सारी की सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए। अकेला ऑर्गन लॉ बनाए, वही ऑर्गन एग्जीक्यूट करे लॉ को, वही ऑर्गन उस लॉ के ऊपर फिर अपनी जजमेंट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, हम डिक्टेटरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, हम टोटल इटालियनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन की पावर को सेपरेट करना पड़ेगा। ये आप लिखोगे बीच में। इसके बाद आप लिख सकते हो however with the principle of separation of powers we follow the theory of checks and balances also. checks and balances, हम सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ चेक्स एंड बैलेंसेस को भी फॉलो करते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है कि बेशक 3 ऑर्गन अलग अलग हैं आपस में, लेकिन फिर भी एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के ऊपर चेक होना चाहिए, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के ऊपर चेक होना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे और एक ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज ना करे। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर लॉ बना देती है तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उस लॉ को चेक कर सके कि वो लॉ जो बनाया गया है वो लॉ कहीं लोगों के वेलफेयर के अगेंस्ट तो नहीं है। वो जो कानून है, जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है, जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाया है, वो कानून कहीं लोगों की जो पर्सनल लिबर्टी है, लोगों के जो पास जो फंडामेंटल राइट है, उनको ख़त्म तो नहीं करता। तो ये चेक कौन करेगा? ये जुडिशरी चेक करेगा। मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल भी इकट्ठा चलता है। तो मेरे दोस्तों, इंट्रोडक्शन और मीनिंग पढ़ने के बाद पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वारेन डी मॉन्टेस्क्यू थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल को लाने के लिए। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं मॉन्टेस्क्यू के कंट्रीब्यूशन की, तो क्या था? एक्चुअली मॉन्टेस्क्यू वाज द फिलोसोफर ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस का एक पर्सन था, फ्रांस का एक फिलोसोफर था, एक स्कॉलर था। तो था कि एक्चुअली 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में लॉइस, LOUIS, मैं इसको लॉइस प्रोनाउंस करता हूँ, अगर आप कुछ और प्रोनाउंस करते हो तो आई एम सॉरी। इसको जो वहाँ के किंग लॉइस थे, रूलर थे, वहाँ के रूलर
जो फ्रांस के रूलर थे किंग लुइस, उन्होंने क्या किया हुआ था 18th सेंचुरी में गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स की पावर को अपने पास रखा था। द किंग लुइस हैज़ withheld powers of all the organs ऑफ गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, हमें पता है, लॉ बनाने वाला ऑर्गन, एग्जीक्यूट करने वाला ऑर्गन लॉ को, और जुडिशरी। इन तीनों ऑर्गन्स की पावर को किंग जो थे हमारे रूलर जो थे फ्रांस के लुइस, इन्होंने अपने पास रखा था, अपने पास ही तीनों ऑर्गन्स की पावर इन्होंने अपने पास रखी थी। इसकी वजह से क्या था, लोगों को वहाँ पे लिबर्टीज़ नहीं थी, लोगों को वहाँ पे किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, लोग कुछ बोल नहीं सकते थे, लोगों के ऊपर अत्याचार होता था और लोगों को फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए गए थे, क्योंकि सारी की सारी पावर्स एक ही रूलर के हाथ में थी जिसका नाम था किंग लुइस। तो जो हमारे बारन डी मोंटेस्क्यू थे, जो ये स्कॉलर थे, फ्रेंच स्कॉलर जो थे, फिलोसफर जो थे फ्रांस के, इसी टाइम पर ड्यूरिंग दिस टाइम ही हैपेंड टू विजिट टू इंग्लैंड। ये इंग्लैंड में गए, ये कहाँ गए, इंग्लैंड में गए, ये ब्रिटेन में गए, और ब्रिटेन में जाकर ही वॉज वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय द सिस्टम ऑफ ब्रिटेन। ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय द पीपल, बाय द लिबर्टीज इंजॉयड बाय द पीपल ऑफ द ब्रिटेन। वहाँ पे जाकर ये बहुत इंस्पायर हुए कि लोगों को कितनी लिबर्टीज़ मिली है, कितने राइट्स मिले हैं, और इन राइट्स और लिबर्टीज़ को मिलने के पीछे जो हमारे फ्रांस के स्कॉलर थे मोंटेस्क्यू, उन्होंने ये रीज़न दिया, उन्होंने ये रीज़न निकाला कि इंग्लैंड में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। इंग्लैंड में क्या है, शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इंग्लैंड में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि मोंटेस्क्यू जो थे फ्रांस के स्कॉलर थे, फ्रांस में लोगों को लिबर्टीज़ नहीं थी, राइट्स नहीं थे, डिक्टेटरशिप थी पूरी की पूरी, क्योंकि सारे के सारे राइट्स जो थे, सारी सारी पावर्स जो थी वो एक ही किंग के हाथों में थी, किंग लुइस। और जब फ्रांस के स्कॉलर उसी टाइम इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड में लोगों को लिबर्टीज़ मिल रही थी, राइट्स मिल रहे थे, और ये बड़े हैरान हुए, बड़े खुश भी हुए। और जब वहाँ से वापिस आए, कहाँ से, इंग्लैंड से वापिस आए, तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्या नाम था, द स्पिरिट ऑफ लॉज। मोंटेस्क्यू ने बुक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। और इस बुक में मोंटेस्क्यू ने क्या किया, इस काम में, इस वर्क में मोंटेस्क्यू ने क्या किया, मोंटेस्क्यू ने साफ साफ लिखा कि हमारे देश में अर्थात फ्रांस में लोगों को राइट्स लिबर्टीज़ इसलिए नहीं मिल रही हैं क्योंकि हमारे देश में, फ्रांस में क्या नहीं है, शक्तियों का विभाजन नहीं है, अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। और इंग्लैंड के लोग जो थे वो लिबर्टीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को लिबर्टीज़ या राइट्स हैं क्योंकि देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाउएवर इस पॉइंट पर इनको क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि इंग्लैंड में सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है कम्प्लीटली, लेकिन इन्होंने अपना कंक्लूजन ये निकाला, और इसी के कंक्लूजन की वजह से क्या किया गया, आज मोंटेस्क्यू को याद किया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन को। ये बोला जाता है कि मोंटेस्क्यू पहले स्कॉलर थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन को एक्सप्रेसली लाया और समझाया और आगे इस डॉक्ट्रिन को डेवलप किया। अब मेरे दोस्तों, जो मोंटेस्क्यू का कंट्रीब्यूशन रहा था उसके अंडर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी की, जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल्स तो है कि नो कंसेंट्रेशन ऑफ पावर, नो कंसेंट्रेशन ऑफ पावर्स, कि भाई पहला पॉइंट तो ये है कि जो पावर्स हैं वो कंसेंट्रेट नहीं होनी चाहिए इन द हैंड ऑफ वन पर्सन। वी हैव 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एंड दीज 3 organs powers should not be concentrated in the hand of one person only। इस थ्योरी का मेन प्रिंसिपल यही है कि भाई जो पावर्स हैं उनका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, वो प्रिंसिपल है आपका कि प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस, कि बेशक पावर्स अलग अलग हैं, किसकी, पावर्स अलग अलग हैं तीनों ऑर्गन्स की, गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लॉ बनाने वाले, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, उसको इंटरप्रेट करने वाले, इन तीनों ऑर्गन्स की पावर तो अलग अलग हैं, हमने मान लिया, लेकिन इन तीनों ऑर्गन्स का एक दूसरे के ऊपर चेक भी होना चाहिए ताकि कोई एक ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज ना करे, जो उसके पास पावर है उस पावर का गलत यूज ना करे, तो चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ इंडिया के संदर्भ में
आई एम सॉरी, इंडिया के संदर्भ में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में क्या है, इंडिया में हमें पता है लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। मान लो लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, तो इंडिया में जुडिशरी के पास पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू की। अगर वो लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया हो वो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो जुडिशरी आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्या कर सकती है, उस लॉ को खत्म कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ओनली बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। देयरफॉर मेरा बोलने का मतलब क्या है कि दोनों ही जो प्रिंसिपल हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में नो कंसेंट्रेशन ऑफ पावर्स भी आता है और प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी आता है। आइए मेरे दोस्तों अब इस सेपरेशन ऑफ पावर्स की कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं मेरिट्स की बात करूं सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल की, तो शक्तियों के विभाजन का जो प्रिंसिपल है उसकी सबसे पहली मेरिट ये है कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज द efficiency of गवर्नमेंट। मेरे दोस्तों होता क्या है कि जब शक्तियों का विभाजन हो जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों ऑर्गन्स की पावर्स अलग अलग हैंड में होती हैं, तो गवर्नमेंट एफिशिएंट वे में काम कर सकती है। किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं होता। जब एक के ऊपर बर्डन नहीं होगा तो एवरी पर्सन विल डू इट्स फंक्शन वेरी प्रॉपरली, वेरी एफिशिएंटली, विद प्रॉपर डेडिकेशन। बिकॉज इफ देयर वुड बी सेपरेशन ऑफ पावर्स देन एवरी ऑर्गन विल डू इट्स बेस्ट फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर से क्या होता है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम करने का एफिशिएंसी पावर बढ़ जाती है। दूसरा जो इसकी मेरिट है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, वो ये है कि अब्यूज, प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर, प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर्स। मेरे दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया कि एक बड़ी महत्वपूर्ण कोटेशन है जो आपको याद कर लेनी है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कि अगर एक व्यक्ति के पास पावर है तो वो उसको करप्ट बना देती है, पर सारी की सारी पावर उसके हाथ में आ गई तो वो बिल्कुल करप्ट बन जाएगा। तो ये जो करप्शन है, एब्यूज ऑफ पावर जो करता है बंदा, पूरी पावर उसके हाथ में आए तो पावर का मिसयूज भी करता है। तो इस एब्यूज ऑफ पावर को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वी नीड अ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी नेसेसरी फॉर प्रिवेंटिंग द पर्सन फ्रॉम एब्यूजिंग द मिसयूज ऑफ, फॉर डूइंग द मिसयूज ऑफ पावर। अर्थात मिसयूज ऑफ पावर को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि शक्तियों का विभाजन हो। जब शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव की अलग पावर्स हो जाएगी, लेजिस्लेचर की अलग, जुडिशरी की अलग, तो सभी अपने अपने स्फीयर में काम करेंगे, सभी अपने अपने अनुसार काम करेंगे और कोई भी पावर का मिसयूज नहीं करेगा। क्यों नहीं मिसयूज करेगा? क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस तो हैं ही हैं और एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर हो तब मिसयूज होता है। जब सभी को पता है मेरे पास अपनी पावर है, मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, इसके बाहर नहीं जा सकता, तो एब्यूज ऑफ पावर कभी भी नहीं होता। तो ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। दूसरा जो पॉइंट है प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर। तीसरा लिखोगे आप प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट्स एंड लिबर्टीज, राइट्स एंड लिबर्टीज। तो मेरे दोस्तों जो एक और पॉइंट है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स की मेरिट है, वो ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या होता है, इंडिविजुअल के राइट्स एंड लिबर्टीज़ क्या होती हैं, प्रोटेक्ट होती हैं। इंडिविजुअल की राइट्स एंड लिबर्टीज़ प्रोटेक्ट होती हैं। जब सेपरेशन ऑफ पावर होगी, सभी ऑर्गन की अपनी अपनी पावर उनके हाथ में होगी, तो इंडिविजुअल के राइट्स भी प्रोटेक्ट होंगे, इंडिविजुअल की लिबर्टीज़ भी प्रोटेक्ट होंगी। जब एक ही हाथ में सारी पावर हैं, लॉ मेकिंग पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ पावर एंड implementation of interpretation of laws power would be in the hand of one person, then जीन वोडी ने क्या बोला था, cruel king will give the cruel punishment। अगर लॉ बनाने वाला भी बंदा एक ही है, उसको इंप्लीमेंट करने वाला बंदा भी एक ही है, और उस लॉ के ऊपर जो वायलेशन करेगा लॉ का, उसको सजा देने वाला बंदा भी एक है, तो अपने हिसाब से सारा काम करेगा और क्या होगा, करप्शन बढ़ेगा, डिक्टेटरशिप बढ़ेगी और डेपोटिज्म बढ़ेगा। तो इंडिविजुअल के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे। फ्रांस में क्या था, ये तो था, राइट्स नहीं थे, लिबर्टीज नहीं थे, तो कारण क्या था, वहाँ पे
सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं था। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स से क्या होता है, इंडिविजुअल के राइट्स और लिबर्टीज प्रोटेक्ट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आज हमारे इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, तो अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है तो जुडिशरी उसको खत्म कर देती है। ये पॉसिबल क्यों हो रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह से, शक्तियों के विभाजन की वजह से। जब ऑर्गन्स में, सभी के ऑर्गन्स में अपनी अपनी शक्तियां विभाजित हैं, तो एक ऑर्गन कुछ भी गलत नहीं करता, अगर वो करे तो दूसरा ऑर्गन उस गलत किए हुए काम को खत्म कर देता है। तो तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज। और चौथा पॉइंट आप ले सकते हो लिमिटेड गवर्नमेंट। देखो लिमिटेड गवर्नमेंट बहुत नेसेसरी गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में सर्वाइव करने के लिए। अगर गवर्नमेंट अनलिमिटेड है, गवर्नमेंट बन गई, अब वो अनलिमिटेड टाइम तक बनी रहेगी, तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करेगी, अपने अनुसार काम करेगी, लोगों के राइट्स को नहीं देखेगी, उनकी लिबर्टीज़ को नहीं देखेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट लिमिटेड है तो गवर्नमेंट बिल्कुल सही में काम करेगी, गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करेगी। अब जब सेपरेशन ऑफ पावर्स हो जाता है, एग्जीक्यूटिव की पावर्स अलग से हैं, जुडिशरी की पावर अलग से हैं, लेजिस्लेचर की पावर अलग से हैं, तीनों ऑर्गन्स की अपनी अपनी पावर हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट लिमिटेड गवर्नमेंट बन जाती है। अनलिमिटेड गवर्नमेंट तब होती है जब एक के पास सारी पावर्स होती है, एक ही ऑर्गन के पास सारी पावर्स होती। लॉ बनाने वाला भी लॉ बनाता, एग्जीक्यूट भी करता, लॉ बनाने वाले जज भी बन जाते, तो अनलिमिटेड गवर्नमेंट बन जाती। पर हमारे पास लिमिटेड गवर्नमेंट है। हाउ दिस लिमिटेड गवर्नमेंट इज पॉसिबल, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा आप और मेरिट्स का लिख सकते हो सेपरेशन ऑफ पावर्स के, कि सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिक्टेटरशिप, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिक्टेटरशिप। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो हमें डिक्टेटरशिप से बचाती है। अगर डिक्टेटरशिप से बचना है तो हमें सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्राइन को फॉलो करना चाहिए। अगर शक्तियों का विभाजन होता है प्रॉपर, तो एक ही हाथ में पावर नहीं होती। जब एक ही हाथ में पावर नहीं होगी तो डिक्टेटरशिप से बचा जाता है। जो हमारा डिक्टेटरशिप है या डेपोटिज्म है, उससे बचने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए अब डिस्कस करते हैं इसकी कुछ डीमेरिट्स। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूं, तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की डीमेरिट्स की क्रिटिसिज्म क्या है, तो आप ये लिखोगे। साथ में अगर आपको ऐसा आता है कि मोंटेस्क्यू की थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या है, तो भी आप ये सब कुछ लिखोगे। तो सबसे पहला बात, जो मोंटेस्क्यू की थ्योरी मैंने आपको बताई, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोंटेस्क्यू जो थे वो इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से इंस्पायर हुए वहाँ पर, कि इंग्लैंड में लोगों को लिबर्टी मिली हुई है क्योंकि वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो ये जो बात बोली थी हमारे मोंटेस्क्यू ने, वो बात गलत थी। एक्चुअली इंग्लैंड में सेपरेशन ऑफ पावर्स है ही नहीं। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इन द इंग्लैंड देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर। कि अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में सेपरेशन ऑफ पावर्स है ही नहीं। इंग्लैंड में सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है ही नहीं। तो जो मोंटेस्क्यू थे, ही वाज रॉन्ग इन हिज इंटरप्रिटेशन। ही इंटरप्रेटेड दैट द पीपल ऑफ इंग्लैंड दे आर एंजॉयिंग द लिबर्टी बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, बट इन इंग्लैंड द सेपरेशन ऑफ पावर्स इज नॉट देयर। दिस कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय द इंग्लैंड। इंग्लैंड में अगर आप देखोगे तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ लॉर्ड है, जो कि एक सदन है हमारा इंग्लैंड की पार्लियामेंट का, ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी तो है। ही इज फाइनल, इट इज़ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील आल्सो। मतलब जुडिशरी और लॉ बनाने वाली जो बॉडी है और लॉ को इंटरप्रेट करने वाली जो जुडिशियल बॉडी है, वो दोनों एक ही तो है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में तो सेपरेशन ऑफ पावर्स है नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है जुडिशरी अलग होगी, एग्जीक्यूटिव अलग होगी, और पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर वो अलग होगी। पर इंग्लैंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट जो हमारे मोंटेस्क्यू थे, ही वॉज रॉन्ग इन हिज इंटरप्रिटेशन दैट इन इंग्लैंड देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। दूसरा आप जो क्रिटिसिज्म है वो ले सकते हो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स इज नॉट अ गारंटी फॉर लिबर्टीज। नो गारंटी फॉर इंडिविजुअल लिबर्टीज। अगर इंडिविजुअल
लिबर्टीज़ की बात आती है तो मोंटेस्क्यू बोलते थे कि लिबर्टीज़ तभी मिलेंगी जब सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर्स कर भी दिया उसके बाद लिबर्टीज़ मिल जाएंगी, दिस इज़ नॉट 100% ट्रू कंसेप्ट। बिकॉज आप कुछ कंट्रीज़ में जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, फिर भी लोगों को लिबर्टीज़ मिली हैं। स्विट्जरलैंड में चले जाइए, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, देयर इज आल्सो लिबर्टीज टू पीपल। देयरफॉर देयर आर मैनी कंट्रीज in which separation of power is not there, but people are enjoying the liberties, people are enjoying the rights. What does it mean? That we cannot say that separation of powers is separation of power gives us a guarantee that individual will get the liberties after this concept. No. तीसरा आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हो, नॉट प्रैक्टिकेबल, नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल या फिर इम्प्रैक्टिकेबल, इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, नॉट प्रैक्टिकल, एप्लीकेबल। तो मेरे दोस्तों प्रोफेसर गार्नर है हमारे प्रोफेसर गार्नर, उन्होंने बोला हुआ है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज इम्प्रैक्टिकेबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। We cannot imagine this theory in reality. In reality, every organ depends upon other. Every organ interfere in the working of other. Every organ having the control over the other organ. Every organ interfere in the power of other organ. And no organ enjoy the each and every liberty. No organ enjoy the each and every power within own sphere. This is impracticable. जो प्रोफेसर गार्नर है वो बोलते हैं ये थ्योरी ही इम्प्रैक्टिकेबल है, एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल होता है, हर एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन में इंटरफेरेंस होती ही होती है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकली लाइफ में एप्लीकेबल नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गार्नर। दिस इज आल्सो क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। इसके अलावा आप फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, अगेंस्ट हार्मनी, यूनिटी अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर बोलती है कि हर एक ऑर्गन की अपनी पावर है, उस ऑर्गन को वो पावर अपने ही स्फेयर के अंदर यूज़ करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ये गवर्नमेंट के अंडर जो ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स की जो आपस में यूनिटी है, आपस में हार्मनी है, उसको ख़त्म कर देती है। ये कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई कोई भी ऑर्गन दूसरी की पावर में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इफ़ वी वांट टू हैव अ गुड गवर्नमेंट, इफ़ वी वांट टू हैव अ गुड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, वी नीड अ यूनिटी अमंग द organs of the government, we need harmony among the organs of the government. But this separation of power concept, this is against the harmony and unity among the organs of the government. आई होप आपको समझ आ रहा होगा आपने क्या पेपर में लिखना है। तो पांचवा जो कंसेप्ट है लास्ट जो हमारा क्रिटिसिज्म है वो आप लिख सकते हो कि मोंटेस्क्यू यूज द वर्ड पावर बट ही शुड यूज द वर्ड फंक्शन, नॉट पावर बट फंक्शन, नॉट पावर बट फंक्शंस। मोंटेस्क्यू ने क्या बोला, मोंटेस्क्यू ने एक्चुअली वर्ड पावर यूज़ किया सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेकिन पावर्स नहीं होता है, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस होता है। जो क्रिटिक्स हैं जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं इस कंसेप्ट को सेपरेशन ऑफ पावर्स को, मानते हैं कि मोंटेस्क्यू ने अपनी थ्योरी ही गलत दी है। उनका मानना है मोंटेस्क्यू को फंक्शन वर्ड यूज़ करना चाहिए, पावर वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहिए। एक्चुअली गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन, ये फंक्शन आपस में सेपरेट होने चाहिए। पावर्स वर्ड यूज़ करना गलत है, ही मस्ट यूज़ द वर्ड फंक्शन इंस्टेड ऑफ पावर्स, ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। और छठा आप एक और लिख सकते हो, छठा पॉइंट आप एक और लिख सकते हो कि एट प्रेजेंट टाइम जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो कहीं ना कहीं जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लॉ बनाने वाली अथॉरिटी जज का काम भी कर रही है, जैसे कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड जो कि सुप्रीम कोर्ट का काम भी करती है। वैसे ही एग्जीक्यूटिव भी क्या कर रही है, लॉ बनाने का काम कर रही है। जैसे कि इंडिया में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, इंडिया में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के अंडर प्रेसिडेंट भी लॉ बनाते हैं। अर्थात एग्जीक्यूटिव आल्सो मेकिंग अ लॉ एट प्रेजेंट टाइम। आप ये पॉइंट ले सकते हो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स तो ये बोलती है कि एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं बनाएगा, जुडिशरी लॉ नहीं बनाएगी, लॉ बनाने वाली
पार्लियामेंट है, लॉ बनाने वाली लेजिस्लेचर है, पर ऐसा नहीं है, एग्जीक्यूटिव भी लॉ बना रही है प्रेजेंट टाइम पर। आपको मैंने एग्जांपल दे दिया कि हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, ऑर्डिनेंस बनाते हैं आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, तो एग्जीक्यूटिव लॉ बना रहे हैं। अर्थात मेरे दोस्तों ये कुछ एक क्रिटिसिज्म है सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के। आई होप आपको थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरी हेल्प करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।